इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, यानी इन दोनों नंबर का सम हमें इर्रेशनल शो करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, या आप देख के कैसे बताएं कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर की पहली खासियत ये होती है कि इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, डेसिमल या पॉइंट फॉर्म जिसे हम जनरली यूज करते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे कुछ इस तरह, एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर अगर मैं 0.172013 कुछ भी ऐसा ले रहा हूँ और ये आगे ऐसे ही डॉट डॉट 3 डॉट, ये बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस तरह के जो नंबर होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इसके आगे दूसरा, किस तरह के नंबर को आप और देख करके बता सकते हैं कि इर्रेशनल है? जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहे, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, तो इस तरह के नंबर की अगर आप डेसिमल वैल्यू निकालें तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट में निकलता है, इसलिए ये नंबर भी क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ तक जान चुके हैं तो फिर हम प्राइम नंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, जैसे कि एक 1 का तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, और दूसरा ये खुद यानी 2। इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। सेम उसी तरह 3 का भी कितना फैक्टर है? 1 और ये 2, तो 3, खुद ये 3, यानी 3 का इन दोनों के अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 5 का भी एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर खुद ये 5 है। 6 का अगर देखें तो 6 का 1 है, 2 है, 3 है और खुद ये 6 तो होगा ही होगा। तो देखो 2 से कितने ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर अगर आप जान चुके हैं तो फिर आपको को प्राइम नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर एक्चुअली एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, जैसे कि 2 और 3, ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि इकलौता एक ही नंबर है जो कि 1 को भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली और 3 को भी। या 5 और 7, या 6 और आप कह सकते हैं 11, ये दोनों नंबर आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 निकलेगा, मतलब कि जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, किसी एक को नहीं। तो यहाँ तक जानने के बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि रूट 2 प्लस रूट 3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन में शुरुआत जो करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट रूट 2 प्लस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल नंबर इसलिए माना क्योंकि हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, तो डायरेक्ट तो मान ही नहीं सकते कि ये इर्रेशनल है, तो हमने मान लिया रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हम जानते हैं कि रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन आपने पढ़ा है तो क्या लिखते हैं कि रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि न्यूमरेटर में कुछ हमने ए ले लिया और डिनोमिनेटर में बी ले लिया। और ये भी साथ में ध्यान रहे कि यहाँ पर ए और बी इस तरह का नंबर है, किस तरह का, कि ये को प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मान के चलना है हमने। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करते हैं कि ये रूट, जो स्क्वायर रूट है, ये हमें सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ी सी परेशानी करेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर करना होता है। अब स्क्वायर करने के लिए कि किस तरह से स्क्वायर करें कि ताकि हमें सारा फॉर्मेट आसानी तरीके से मिले, तो अब सबसे पहला काम ये कीजिए कि रूट 2 या रूट 3 में किसी एक को दूसरी तरफ भेज दीजिए, यानी RHS तरफ। तो आपकी मर्जी है रूट 2 को हटाओ या रूट 3 को हटाओ। अगर मैं रूट 3 इस तरफ रख लेता हूँ और a अपॉन बी और रूट 2 को उस तरफ कर देता हूँ, क्योंकि इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ये करने के बाद अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या मिला कि रूट 3 का भी इधर स्क्वायर हो गया, और यहाँ a अपॉन बी माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ध्यान रहे इसको भूल के से भी ये नहीं करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर a अपॉन बी का स्क्वायर भी कर दिया और रूट 2 का भी स्क्वायर कर दिया। ये करना गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आएगा, जो कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये नहीं लिखेंगे।
तो इसके बाद जब हम इसको फॉर्मूले को खोलते हैं a/b और √2 के फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ मिलता है a/b, अच्छा स्क्वायर है पूरे का, ये हो गया, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह √2 ये हो गया आपका, ठीक है, और फिर माइनस का 2 इंटू, अब ये a/b हो गया और यहाँ पर क्या ये √2 हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हो और यहाँ √3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 3 मिला, यहाँ पर आपका क्या हो गया a²/b² और प्लस √2 का स्क्वायर आपको 2 मिल गया, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई आपने किया 2√2 और ये a/b हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये नंबर कैलकुलेट हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो ये प्लस है तो इस तरफ ले आते हैं, तो 3 - 2 और इधर आपको क्या बच जाएगा a²/b² और बचा कौन सा -2√2 a/b, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई आगे करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपको क्या मिला 1, यहाँ से a²/b² फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, और यहाँ पर अगर नहीं तो एक काम और कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि जैसे क्या इस तरफ आपका ये 1 बचा था, ये वाला हिस्सा जो है इधर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले आया हमने, और यहाँ जो बचा आपका -2√2 a/b, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मुझे माइनस यहाँ से हटाना है, तो इधर इस तरफ वो माइनस आएगा, इस तरफ माइनस आएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा और ये वाला हिस्सा प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह का जैसे दिखाता हूँ, 1 - a²/b², यानी ये माइनस हटा दिया तो यहाँ से 2√ab, ये वाला माइनस इधर हमने कर दिया। माइनस मतलब क्या था कि ये -1 था यहाँ पर, तो -1 है तो यहाँ इसके नीचे आता तो क्या होता है, ये -1 ही होता, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं, तो ये वाला माइनस यहाँ सामने लिख दिया, इसलिए ऐसा हुआ। ये इसलिए किया ताकि हमारा ये प्लस में आ जाए, और प्लस में करना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए, या ना भी करो तो तब भी चल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर ये माइनस ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, और इसके साथ ये माइनस किया तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, और यहाँ पर आपका 2√2 a/b। अब आगे क्या करें हम लोग कि इसको पहले सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और सिंगल फ्रैक्शन में हम क्या एलसीएम लेके करेंगे, तो यहाँ b² हो गया, यहाँ आपका a² और यहाँ पर b²। क्यों होगा पता होना चाहिए आपको, जैसे कि इससे इसको डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को a² से करेंगे a² आया, और 1 को b² से डिवाइड किया तो b² ही आएगा, और ऊपर को गुना करेंगे तो b² आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब आगे यहाँ पर लिखिए आप 2√2 और यहाँ पर a/b। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देख रहे हैं कि ये जो √2 वाला हिस्सा है, हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है, और बाकी 2 या a/b ये तो को प्राइम नंबर था, तो a/b क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, और ये सब भी इस ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम सभी रैशनल को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा a² - b² और ये a/b, इधर आके क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा आपका, और इधर आपका बचेगा क्या √2, साथ में 2 भी रैशनल है तो 2 को भी इस तरफ कर लेते हैं, 2 यहाँ ऊपर में है तो यहाँ पर ये नीचे में हो जाएगा, कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। इससे ये हुआ कि एक इरेशनल नंबर एकदम अलग हो गया और बाकी ये सारा रैशनल हो गया। अब यही इक्वेशन से हम दिखा पाएंगे कि जो ये नंबर है √2 + √3 वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ से क्या करना है हमें कि अच्छा यहाँ पर देखो कि ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये b से एक बार में भी कट जाएगा, ठीक है। इस a से इस a को कभी नहीं काटना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये a जो है मल्टीप्लाई में नहीं है या डिवाइड वाले फॉर्म में नहीं है, ये माइनस के फॉर्मेट में है। तो प्लस माइनस में अगर किसी के साथ ये रहे तो ये अकेला किसी बाहर से नहीं कटता, ये ध्यान रहे। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे कि ये आपका a² - b² ऊपर में आ गया, नीचे में ये क्या आ गया यहाँ, अच्छा ये नीचे है 2a और यहाँ b बचा है, क्योंकि एक तो कट गया, b² मतलब क्या b गुना b था, तो एक b तो उससे कट गया, एक b बचा, तो यहाँ पर बच गया आपका कितना 2ab, और ये हो गया √2। तो अब क्या करेंगे कि सिंस a b एंड 2 क्या है आर रैशनल नंबर, तो देयरफॉर
जो इन रैशनल नंबर का ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है a² - b² अपॉन 2ab इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि रैशनल नंबर का डिवीजन, स्क्वायर, ये जो भी है मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी क्या देता है, रैशनल ही देता है। अगर रैशनल का रैशनल के साथ हो और a और b को प्राइम है मतलब क्या, रैशनल ही है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या लग रहा है कि यार जब ये वाला हिस्सा यानी यहाँ जो ये हिस्सा है ये रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा क्योंकि भाई रैशनल नंबर रैशनल के बराबर होगा क्योंकि यहाँ बराबर का है वैल्यू, ये साइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स, या आप ये लिख दें कि इक्वेशन फर्स्ट से, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2 इज रैशनल नंबर। √2 एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है बट ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एक फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल, यानी इसको ये गलत साबित कर रहा है। हमें ये पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन को देखा कि ये पूरा हिस्सा रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ से इस इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। यानी ये जो स्टेटमेंट में ये गलत साबित कर रहा है किसको, एक फैक्ट को जो ये बताता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन यानी गलतफहमी जो पैदा हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, हमने माना ही गलत था। ठीक है, हमारे गलत मानने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। सो हेंस, यानी जो हमने माना है वो गलत है। क्या माना था हमने कि √2 + √3 एक रैशनल नंबर है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर अगर नहीं है तो क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। हेंस √2 + √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इनको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में शुरुआत किया गया है कि बाय कंपेयरिंग द रेशियो, जो कि है a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 कहाँ मिलता है, तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y, और a1, b1, c1 क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं। और हम जान रहे हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गया आपका। वहीं दूसरा इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट अगर लिखना चाहें तो a2x + b2y + c2 = 0 होता है। ये हो गया। अब इससे भी एक लाइन बनेगा और इससे भी लाइन बनेगा, लेकिन अगर इन दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पे अगर शो करेंगे, जैसे कि ग्राफ आपका ये हो गया, मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब इन दोनों ग्राफ पे ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल ऐसे भी खींची जा सकती हैं, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, या एक लाइन ऐसे है और तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जा सकती है, ऐसे ही, सॉरी इसी के ऊपर, तो इसको कोइंसिडेंट कहेंगे। तो लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन बिना ग्राफ बनाए, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हुए हम कैसे पता करें कि इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस, वो इंटरसेक्टिंग होगी कि पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट करेंगी। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। अब इसके लिए हमें 3 ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशन है, और यहाँ पर भी 2 इक्वेशन है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन, जो पहला केस है या पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, जो कि दिया हुआ है 3x + y - 14 = 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका। वहीं इसी का सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 5y - 5 = 0। इन क्वेश्चन में देखो क्या एक ध्यान क्या देना है कि ये तो चलो पहले से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म और इधर 0, ये पहले से दिया हुआ है।
ठीक है। तो इसमें कोई बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। कई बार वो अलग तरीके से ब्रैकेट के फॉर्म में या दोनों तरफ कुछ ऐसे दे देंगी, जैसे 3x + y 14 इस तरफ दे दे या इधर दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ये कह सकता था कि 3x = 14 - y, या ये 3 आपको इधर भी दिया जा सकता था कि एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अगर इस तरह के फॉर्मेट में रहे तो पहले हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लाना है, जो कि हमको इसमें पहले से दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में, इसमें भी और इसमें भी दिया हुआ है आपको, तो हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ना दिया रहे तो पहले बदलेंगे और फिर करेंगे। इस फॉर्मेट में लाने के बाद यानी इससे कंपेयर होने लग जाता है, इसी की तरह दिखने लग जाता है, और इस तरह से दिखने पर हम क्या निकाल सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर A1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये जो कि क्या होगा 3 होगा, और वही A2 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह आप किसकी वैल्यू, B1 की वैल्यू निकालोगे तो B1 आपका कहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं है तो B1 यहीं पर है, तो ये हो गया B1 की वैल्यू 1, और वहीं B2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो यहाँ 5 मिल जाएगा। फिर उसी के बाद अगर हम C1 और C2 की वैल्यू निकालें तो C1 ये देखो कितना दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है, और C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -5 दी गई है। ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, रेशियो चेक करना है। तो रेशियो चेक करने के लिए अब हमको 3 कंडीशन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट करेंगी। तो देखते हैं तीनों का। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। वहीं B1/B2 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और वहीं C1/C2 निकालें तो ये -14/-5 होगा। साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या देखें कि सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या, B1/B2, आगे C1/C2 के बराबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो हम इसी को देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन एक दूसरे को काटेंगी। और अगर सॉल्यूशन का अगर हम पूछें कि x और y के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके, ऑफ x एंड y के, तो वो सिर्फ क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। x की भी एक ही वैल्यू मिलेगी इस तरह की इक्वेशन में, और y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। और अगर ग्राफ पे अगर इनका लाइन अगर हम देखें, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो हो सकता है कि लाइन ऐसे बनी होगी और दूसरे इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी होगी, तभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये तभी होता है जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, ठीक है। तो यानी पहले वाले का तो पता चल गया कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कितना, 1 सॉल्यूशन। और ग्राफ की अगर बात करें तो जो पूछा था, तो ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर का इक्वेशन में दिया हुआ है 5x + 3y - 15। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, 5x + 3y - 15 = 0, ये दिया हुआ है हमारे पास। और फिर 10x 6y - 30। तो फिर आगे दिया हुआ है 10x प्लस क्या है आपका यहाँ पर 6y - 30, 6y - 30 = 0। ये सेकेंड वाला था हमारा आंसर क्वेश्चन। ये यहाँ के लिए इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, यहाँ के लिए इक्वेशन सेकेंड ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमें पता है क्या, हम यहाँ से A1, यहाँ से A2, यहाँ से B1, यहाँ से B2, यहाँ से C1, यहाँ से C2 उठा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारे जनरल फॉर्मेट में है कि A1x उस तरह के फॉर्मेट में है, तो सीधा सा हम यहाँ क्या कर दें, रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2, जो कि कितना होगा, 5/10, और इसको काटेंगे 1 और ये 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो कितना, 1/2 मिला। उसी तरह B1/B2 जब निकालेंगे तो 3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये हो गया हमारा 1/2। और यहाँ पर अगर आगे C1/C2 निकालें तो यहाँ पर क्या, -15 और फिर -30, देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 15 1 = 15, 15 2 = 30, तो ये हो गया आपका 1/2। अब यहाँ से साफ तौर पे देख रहे हो कि ये तो तीनों ही बराबर निकले एक दूसरे के, यानी तीनों रेशियो बराबर आया। तो A1/A2 = B1/, देयरफॉर B1/B2 = C1/C2,
C2 ये सब बराबर है किसके 1/2 के। और जब ये तीनों रेशियो बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं हम लोग कि भाई लाइंस क्या हैं कोइंसाइड कर रही है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे इसके। देन दोनों इक्वेशन का जो लाइन बनेगा, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर बनेंगे। मतलब कि अगर ग्राफ अगर आप देखें ये वाई एक्सिस और यहाँ से ये एक्स एक्सिस, तो जो एक लाइन मान लो ये बनी है, ठीक है, एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन जो होगी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है, यानी लाइन L1 भी यही और L2 भी इसी के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसके कितने सारे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि इनमें देखो कितना पॉइंट कॉमन होगा, दोनों लाइन में बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे। अब इंटरसेक्टिंग में क्या था, एक ही पॉइंट कॉमन था, तो एक सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। यहाँ तक ये कहानी आ गई, यानी सेकंड का हमको पता चल गया कि दोनों लाइन क्या करेंगी कोइंसाइड करेगी, तो ये हो गया आपका। फिर थर्ड केस हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थर्ड केस में 5x - y + 7 क्या है 5x - y + 7 = 0, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। और वहीं सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 15x - 3y + 17, 15x - 3y + 17 था = 0। एक बार देख लेते हैं दोबारा, यहाँ पर देखिए क्या है 15x - 3y + 17 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम वही चेक कर लेते हैं क्या A1/A2, ये इसकी वैल्यू कितनी है 5/15, ये x है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 और यहाँ 3, तो ये हो गया कितना 1/3। फिर वही B1/B2 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से आपका ये निकल रहा है कितना, यहाँ कोई माइनस है तो ध्यान से रहेंगे, ये नहीं कि खाली 1 लिख देंगे, यहाँ क्या है -1 और नीचे में भी क्या है -3, तो ये माइनस कट गया, कितना हो गया ये भी 1/3 आया। और फिर C1/C2 अगर हम निकालते हैं तो 7/17, तो इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, तो साफ तौर पे देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो देयरफॉर कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब हम जान रहे हैं ये केस किसका होता है, जब लाइंस पैरेलल हो, यानी एक भी सॉल्यूशन ना मिले, यानी एक भी सॉल्यूशन ना मिलेगा तो लाइंस क्या होगी, सो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ये केस किसके लिए होता है, लाइंस आर पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन अगर इसमें तो हमको ग्राफ पूछा था कि भाई पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन भी पूछ सकता था कि किसमें मैनी सॉल्यूशन होगा, किसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, किसमें एक सॉल्यूशन होगा, या ये पूछा जा सकता था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो ठीक है, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए कौन किससे रिलेटेड है, सब एक ही चीज़ है। पैरेलल है तो मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कैसा सिस्टम है ये, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और वही अगर हम सेकंड वाले में चले तो सेकंड वाले में लाइन क्या था, कोइंसिडेंट कर रहा था, मतलब एक दूसरे पर था, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और मैनी सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा सिस्टम कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। जिसमें भी सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, चाहे एक मिले चाहे मैनी मिले, कंसिस्टेंट सिस्टम और इसका सॉल्यूशन ये मिलेगा। तो कोई भी चीज़ पूछा जाए, ग्राफ से रिलेटेड पूछ जाए कि कोइंसिडेंट कर रहा है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन में पूछ दिया जाए कि मैनी सॉल्यूशन है कि एक सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, या सिस्टम वाइज पूछ दिया जाए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, एक ही रेशियो से, देख रहे हो। और सेम उसी तरह ये फर्स्ट वाला क्या था, लाइंस जो था ये क्या था आपका, इंटरसेक्टिंग था। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, कॉमन पॉइंट कितना मिलेगा, एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा, तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन है। ये कैसा सिस्टम के वाइज कहेंगे तो कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप देखें पैरेलल का ग्राफ, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, और अगर इस पे एक लाइन ऐसे अगर जा रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी एकदम इसी के पैरेलल ऐसे जाएगी। तो पैरेलल लाइन की खासियत ये होती है कि इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन कभी नहीं होता, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तभी होता है जब पॉइंट्स कॉमन आते हैं,
तो जितना पॉइंट कॉमन उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है करने का तरीका इसका। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोड फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालने से पहले हमें किन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इसे चेक कर लेना कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि इंक्लूसिव फॉर्म में है। अब एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, इसे जानना चाहिए हमें सबसे पहले। एक्सक्लूसिव फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जहाँ पर कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी जो जितने भी क्लास इंटरवल हैं इसमें अपर लिमिट जो है इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझते हैं कि जैसे ये जो हमें डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ये एज ऑफ कुछ बच्चों का दिया हुआ है, जैसे कि 1 से 4 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी है, 2 है, या 5 साल से 8 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है। मतलब ये कि हम इसमें 1 साल वाला भी इंक्लूड करेंगे और 4 साल वाला भी इंक्लूड करेंगे और इसके जो बीच में आएगा उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। 5 को भी इंक्लूड करेंगे, 8 को भी इंक्लूड करेंगे और इसके बीच में जितने भी एज आएंगे लाइक 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 वो सब इंक्लूड करेंगे और उन सब को मिला के आपका 5 दिया हुआ है और बाकियों की कहानी भी इसी तरह से है। ठीक है, लेकिन डेटा देख के कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? तो सिंपल सा तरीका ये है कि क्लास इंटरवल पर आपको ध्यान देना है। क्लास इंटरवल पर अगर आप देख रहे हैं कि पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट 4 है, अगर वो दूसरे वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 8 पे ख़त्म हुआ है ये दूसरा क्लास इंटरवल, 8 इसका अपर लिमिट है, लेकिन वही दूसरे क्लास में ये 8 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 9 से स्टार्ट हुआ है, बाकी सब में भी देख रहे हैं इसी तरह का हुआ है आपका। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है ये आपका इंक्लूसिव फॉर्मेट है। और जब अगर आप इस दूसरे और वाले क्वेश्चन में देखें और यहाँ का डेटा देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डेटा में जो इस क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले का लोअर लिमिट है और यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो तीसरे वाले का लोअर लिमिट है, बाकी सब में भी इसी तरह गया हुआ है आपका। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या डेटा है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और ये वाला जो है आपका इंक्लूसिव फॉर्म में। और हमें अपना फॉर्मूला सारा जो बना हुआ है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि इस डेटा को हम किस में चेंज करें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करें। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये होता है कि लोअर लिमिट में से आपको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। तो वो करने से आपको क्या मिलेगा, जैसे इसमें अगर आप ऐड करो माइनस करो 0.5 तो ये आपका 1 में से 0.5 आप माइनस करते हैं तो आपको 0.5 मिलता है और फिर 0.5 से 4 में ऐड करना है हमको 0.5, तो ये आपका हो जाएगा क्या 4.5। मतलब अब क्या हो जाएगा कि 0.5 से 4.5 ईयर्स वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 2 है। और पहले भी 1 से 4 तक का 2 आ रहा था और अभी भी इतना आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है डेटा जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसमें भी वैसे ही करोगे कि इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये आपका 4.5 हो जाएगा और आगे करोगे तो ये हो जाएगा क्या 8.5, क्योंकि अपर लिमिट में हम ऐड करेंगे 0.5, बाकियों में भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पर 9 में से माइनस करेंगे तो आपका 8.5 हो जाएगा और 12 में प्लस कर देंगे 0.5 तो ये आपका 12.5 हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर जो हो रहा है क्या कि जैसे इस वाले क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले का लोअर लिमिट बन गया और इस दूसरे वाले क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है 8.5 वो तीसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट बना हुआ है और बाकी भी इसी तरह चलता जाएगा ये। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये एक्सक्लूसिव का बन रहा है और इनकी भी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि इंक्लूसिव वाले फॉर्मेट था, जैसे कि इसका भी 5 हो जाएगा और इसका वाला क्या 8 हो जाएगा। क्यों? पहले आपको दिया था 1 से 4 यानी 1 से 4 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी थी, 2 थी, जिसमें कि आप 1 को भी इंक्लूड कर रहे थे और 4 को भी इंक्लूड कर रहे थे और जो इनके बीच में था उन्हें भी इंक्लूड आप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर है क्या 4.5 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे और ना 0.5 को इंक्लूड कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं इनके बीच का बस, यानी अपर और लोअर लिमिट एक्सक्लूड कर रहे हैं लेकिन इसके बीच वाला जो है वो ले रहे हैं। तो जहाँ पर देखिए कि जो आपको पहले दिया था 1 साल से 4 साल तक के बच्चों की संख्या, तो 0.5 से मेरे को बड़ा लेना है तो 0.5 से बड़ा 1 तो हो ही जाएगा, यानी 1 इनके बीच में आ ही जाएगा और 4.5 को इंक्लूड नहीं करना है, हमको इससे कम का इंक्लूड करना है, यानी 4.5 से कम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी 1 से 4 साल तक के बच्चों की संख्या जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही रहेगी। सेम यहाँ पर भी 5 to 8 वाले केस में भी वैसा ही है। तो बाकियों के लिए जब ऐसा करेंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है,
कन्वर्ट डेटा इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको डेटा जो है, आपका टेबल जो है कुछ इस तरह से तैयार हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको सावधानी से, वही जैसे बताया कि अब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। ये टेबल बनने के बाद अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो उसके लिए अब दूसरा काम ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है L प्लस फिर यहाँ पर F1 माइनस F0 या F0 कह दें आप, फिर इसके नीचे वही F1 माइनस F0 कह दें, यहाँ पर 2 लगा दें और फिर माइनस यहाँ पर F2 कर दें। तो ये जो है आपका मोड का फॉर्मूला अभी भी अधूरा है, इसमें भी एक चीज़ और लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रैकेट से क्लोज किया और इनटू में हाई H रेंज हो जाता है। अब इनमें जितने भी ये अलग अलग टर्म आप देख रहे हैं L, F1, F0, F2, H, ये क्या है, इनको जान लेना ज़रूरी है। अब इनको जानने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास के बारे में पता होना चाहिए। मॉडल क्लास किसे कहते हैं? तो मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो आप जब फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर 50 नज़र आ रही है, तो यानी मॉडल क्लास आपका ये वाला हो जाएगा। 28.5 से कहाँ तक, 32.5 तक। तो मॉडल क्लास हो गया आपका 28.5 से 32.5 हो गया, मॉडल क्लास हो गया। तो अब ये जो L होता है ये लोअर लिमिट होता है किसका, मॉडल क्लास का ही। तो लोअर लिमिट आपका मॉडल क्लास का ये है, जो कि हो जाएगा 28.5। उसके बाद F1 किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है कितनी, 15 दी गई है। फिर उसके बाद F0 क्या है, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट जो प्रीसीडिंग क्लास है, जस्ट पहले वाली क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि आपका यहाँ 14 है, ये लिख दिया। फिर आप F2 निकालो, तो सिमिलरली F2 कौन हो जाएगा, इसके बाद वाला मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गया, इसकी वैल्यू 11 है। मतलब ये F1, ये F0 और ये F2। और H क्या होता है, तो ये H क्लास की साइज होती है। जो आप देखें, माइनस कर दो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को, तो क्लास साइज आपको मिल जाएगा, जो कि बनता है आपका कितना, 4 बनता है। सारा टर्म आपने निकाल दिया, फाइनली आप मोड आप निकाल सकते हैं। तो मोड MO से आप शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। लोअर लिमिट आपका कितना है, 28.5, फिर यहाँ प्लस, फिर F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 14 है, ये 14 आपने लगा दिया। फिर होल अपॉन यहाँ पर आपके पास 2F1 यानी 2 टाइम्स ऑफ F1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 है। फिर नीचे माइनस F0 की वैल्यू 14 है और फिर F2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 11 है। तो यहाँ पर आपने 11 डाल दिया, ब्रैकेट से क्लोज, और यहाँ H से मल्टीप्लाई कर देना है और H आपका कितना है, 4 है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 28.5 प्लस यहाँ पर आपके पास ऊपर में 1 बचेगा, 15 में 14 गया, नीचे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसका कैलकुलेशन होगा, तो ये 30 हो गया, और -14 -11 मिल करके -25 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ 4 हो गया आपका। अब यहाँ 28.5 है, अब प्लस ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 ही आएगा, और नीचे 30, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ही है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 मिल जाएगा। तो 5 × 1 ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमको देख रहे हैं कि यार यहाँ पर ये पॉइंट में है, तो क्यों ना इस वाले टर्म को भी पॉइंट में ही चेंज कर लें। तो आप डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं। 5 नीचे वाले को हमेशा इस तरफ लिखते हैं, और जो ऊपर रहता है यानी न्यूमरेटर में वो अंदर में, पहले ही छोटा पड़ रहा है तो पॉइंट लगाएंगे 0, और ये 8 टाइम्स में 40 हो गया। तो यानी 28.5 प्लस इसकी वैल्यू 0.8 आई है। अब इनको अगर ऐड करो तो 8 5 13 का 3, एक हाथ से 8 1 9, ये हो गया, यानी 29.3 हो गया। ये आपका मोड का आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डेटा है इसका मीडियन आपको पहले से दिया हुआ है 46। तो कई क्वेश्चन में हमको निकालना होता था, कोई बात नहीं, इसमें हमको पहले दे दिया है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी P एंड Q, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, इनमें कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन जैसे P और Q नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालना है। अब साफ तौर पे है कि भाई 2 वेरिएबल है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा ये हमें सोचना है, और वो निकालने के लिए सबसे पहले हम वही रूल फॉलो करेंगे जो कि एक मीडियन निकालने के लिए हम
शुरुआत में करते हैं। अगर मान लो ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर दी रहती और ये मीडियन जो भी 46 है अगर नहीं दिया रहता तब कैसे करते, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वहीं से हमको धीरे धीरे इक्वेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि सबसे पहले किस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि जो हमें डेटा दिया हुआ है क्या वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि इनक्लूसिव फॉर्म में है, क्योंकि हमारा सारा फॉर्मूला किस फॉर्म के लिए बना हुआ है, एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए बना हुआ है, इनक्लूसिव के लिए नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर 10 to 20 और फिर अगला वाला भी 20 से स्टार्ट है, यानी जो पहले वाले क्लास का जो अपर लिमिट है, पहले वाले क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट है, और इस क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले का लोअर लिमिट है। स्टार्ट वहीं से हुआ है, लगातार हो रहा है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को या डेटा को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, और एक्सक्लूसिव फॉर्म तो यानी हमको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर होता तो हमें पता है 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, पहले से दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्या कि मीडियन निकालने के लिए पहले हमको एक टेबल की ज़रूरत होती है। अब वो टेबल हम बनाते हैं कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपने ये टेबल बना लिया। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ें लिखनी है, एक तो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्लास इंटरवल आपका शुरुआत होता है कहाँ से, जैसे कि 10 to 20, ठीक है। एक ये वाला हो गया 10 to 20, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 12 दी गई है। ये क्लास इंटरवल मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, और इसको फ्रीक्वेंसी FI से। फिर यहीं पर आपका 20 to 30 है, और 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30 है। फिर 30 से 40 तक इसकी फ्रीक्वेंसी आपको P दी गई है। 40 से 50 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 65 है, यहाँ तक। और फिर इसके आगे क्या है 50 to 60, और ये कितना हो गया आपका 50 to 60, ये Q दिया हुआ है, ठीक है। और 60 to 70 ये कितना दिया हुआ है आपको 25 ये दिया हुआ है। और फिर इसके आगे भी है हमारे पास कुछ, ठीक है, इसके आगे है, तो यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं कितना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, मैं 1 मिनट रुक लेते हैं। तो 60 से 70 के बाद हमारे पास 70 से 80, और फिर क्या, हाँ बस ये लास्ट हो गया। और ये कितना है 18 है। सारा चीज़ हमने सही लिखा है, एक बार डेटा ढंग से देख लेना है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 12, 30, P, 65, Q, 25, 18। और यहाँ पर देखो ये टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है, यानी सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हमें यहाँ दिया हुआ है पहले से भी, तो ये दिया हुआ है 230, ठीक है, यहाँ तक ये दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या होना, एक और टेबल हम बनाते हैं। तो एक और टेबल हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो टेबल हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कि यहाँ से इसको पहले मिला देता हूँ, ये हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये होता है कि सब देखो, जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखेगा इसके ऊपर से ऐड करते जाना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो 12 और 0 ऐड किया है, तो ये कितना मिल गया आपको 12। फिर अब इसको कितने से 30 को 12 से कर दीजिए, समझ रहे बात। 30 को 12 से अगर आप कर दे तो कितना हो जाएगा 42। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 42 प्लस P, क्योंकि वेरिएबल है ऐसे ही रहेगा। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएगा, तो जो कि कितना दे देगा 5 2 7 और 6 4 10, 107, और P आपका ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो सिर्फ क्या ऐड होने वाला है, Q ऐड होने वाला है, तो 107 प्लस P प्लस Q हो जाएगा, है कि नहीं। फिर 25 है तो 25 तो इसी से बस ऐड होगा, तो 107 एंड 25 132 हो जाएगा। अब प्लस P अब प्लस Q हो गया आपका। अब 132 और 18 को यहाँ पर ऐड करो तो 32 में अगर 18 ऐड करें तो 150 हो जाएगा। अब प्लस का P प्लस Q हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला आया। और तुम्हें पता है कि ये जो लास्ट वाला जो हिस्सा ये जो आता है, ये वाला हिस्सा, ये किसके बराबर होता है, इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में याद रखना, जब भी ये लास्ट वाला जो चीज़ आएगा ये पूरा टोटल इसी के बराबर ही होता है। तो एक इक्वेशन से तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि सिंस 150
प्लस पी प्लस क्यू, यानी किसी अदर क्वेश्चन में भी देखना ये किसके बराबर होगा, 230 के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर आप p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो तो ये 230 माइनस 150 हो जाएगा। अगर मीडियन कभी निकालना है तो ध्यान देना कि ये और ये हिस्सा बराबर ही आता है। तो यहाँ से माइनस करके आपको कितना आया, 0, 13 में 5 गया 8 और यहाँ 80, काफ़ी है। तो यही मिला हमारा p प्लस क्यू इक्वल टू 80, यानी इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, ये हो गया। अब आगे हमें दूसरे इक्वेशन के लिए हमें पहले से दिया था कि मीडियन जो है, मीडियन है हमारे पास कितना, एम ई बराबर ये आपका है 46, ठीक है, ये 46 दिया हुआ है। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला कि L प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या क्यूमुलेटिव n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और होल अपॉन में क्या F, और ये पूरा इंटू होगा किससे, H से, जो कि क्लास साइज होता है आपका, ठीक है, ये इंटू H हो गया आपका। अब ये मीडियन की वैल्यू मैं इस 46 को यहाँ लिख सकता हूँ ताकि मेरा एक इक्वेशन बन जाए, ताकि 2 इक्वेशन बने हम सॉल्व कर सकें। अब यार लेकिन ये जो लोअर लिमिट है n/2 है, CF है, F है, H है, ये क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो n/2 होता है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है। ये जो सिग्मा FI टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी को हम टोटल n बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको क्या, हमें पता होना चाहिए कि n/2 क्या है। तो सिंस n की वैल्यू कितनी है 230, इसी को n बोला जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल N बोला जाता है। और मुझे निकालना है n/2 कितनी हो जाएगी, तो 230 और अपॉन में 2, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 कितना आ गया 115 आ गया। तो यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 115 आ गया। अब हमें इसके बाद ढूंढना है मीडियन क्लास। जब तक n/2 नहीं निकलेगा मीडियन क्लास हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीडियन क्लास किसे कहते हैं, मीडियन क्लास उस क्लास को कहेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 115 से जस्ट बड़ी होगी। दोबारा से, मीडियन क्लास उस क्लास को कहेंगे जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको इस वाले टेबल में देखना है, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव वाले टेबल में, जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट बड़ी होगी। और n/2 हमने निकाला कितना था 115, तो 115 से जस्ट बड़ी आपको क्या लग रहा है कि ये वाला हिस्सा नहीं लग रहा है 107 प्लस p। अब इसमें कुछ ऐड होगा क्योंकि इसमें तो p और q दोनों ऐड हो जा रहा है, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं कि यहाँ पर p प्लस q की वैल्यू कितनी है 80 है, तो अभी तुम ही सोचो अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूंगा तो 187 हो जाएगा। तो ये तो जस्ट बड़ी नहीं है, जस्ट बड़ी कौन हो जाएगी, ये वाली 107 प्लस p। तो हमें पता चल गया मीडियन क्लास कौन सा है, तो 107 प्लस p, ये वाला, सॉरी ये वाला हो गया। तो मीडियन क्लास ये वाला हो गया 40 से 50 तक। तो मीडियन क्लास हो गया आपका 40 to 50 हो गया। मीडियन क्लास निकलने के बाद अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि देख रहे हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का, तो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, तो 40 हो जाएगा। फिर ये जो नीचे में F देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 40 से 50 वाले में आप देखो यहाँ पर कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 65 है, तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिख दोगे 65 लिख दोगे। फिर इसके बाद आप n/2 आप पहले निकाल चुके हो कितना 115, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है ये ध्यान देना है, ठीक है, कि जैसे कि n/2 तो हमारा निकल गया कितना 115, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान देना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं इसके जस्ट पहले वाले क्लास की, किसकी, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की। तो वो कितनी है आपकी 42 प्लस p, तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 42 प्लस p। तो अब हम क्या मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है ME बराबर क्या पढ़ा हमने, L प्लस ऊपर में क्या n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन किससे, h के साथ। h आपको पता होगा क्लास का साइज है, तो क्लास का साइज आप किसी भी इंटरवल में देख लो कितना 10 का दिख रहा है आपको है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो अब यहाँ पर वैल्यू, तो मीडियन तो हमें पहले से दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है कितना 46 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने मीडियन रख दिया 46
बराबर एल लोअर लिमिट यानी कितना है ये 40 है प्लस n/2 की वैल्यू कितनी 115 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर डाल दिया कितना 42 प्लस p। अब ऐसे लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ माइनस है और ये दोनों साथ में तो ब्रैकेट में सेपरेट रखना जरूरी है क्योंकि माइनस साइन को चेंज करता है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 65 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब यार हमें सिंप्लीफाई करना है तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म पूरा ये है, तो ज़्यादा बेहतर सॉल्व क्या कैसे करना होगा। और यहाँ से तो सिर्फ पी की वैल्यू लगता है आ पाएगी है, कोई बात नहीं, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वाले इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पूरा ध्यान ये रहेगा कि मुझे पी का वैल्यू कैसे निकालना है। तो यार जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाली सारी चीज़ें हमको हटानी होती है। अब सबसे पहले ये देखेंगे इसके साथ वाली जैसे 42 है 65 है 115 है 10 है, किसे पहले हटाएं, यहाँ 40 भी है इसके साथ, तो सबसे पहले उसे हटाते हैं जो सबसे दूर होता है। तो अगर आप देखो कि ये ब्रैकेट में पूरा यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, काफ़ी नज़दीक है, सबसे दूर में कौन है 40 है, तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे दूर वाले को हटाते हैं। समझ में आया, दूर और पास कौन होगा 46 और माइनस का 40 हो गया। फिर यहाँ पर अब इसको ये जो है आपका हिस्सा अगर यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो 115 ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 42 माइनस आएगा तो -42 और ये p माइनस के साथ यहाँ पर -p और यहाँ पर ये आ गया आपका कितना 65 और ये यार यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो रहा है इसके साथ 10 हो रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 6 बच गया तो साथ में अब ये भी देख लो कि अब ये तो p तो इनके साथ है और ज़्यादा दूर में कौन दिख रहा है, ये 10 और 65 दिख रहा है। तो 10 इस तरफ आएगा तो 10 अगर यहाँ ऊपर में है तो यहाँ कहाँ नीचे में आ जाएगा, या 65 नीचे में है तो यहाँ पर 65 ऊपर में आ जाएगा, है कि नहीं। और इधर जो बचा आपका तो इन दोनों को 115 में 42 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना मिल जाता है 42 को 3 और 11 में 4 गया 7 73 मिल जाएगा। 73 माइनस का p ये हो गया और बाकी तो 10 और 65 को हम इधर भेज ही चुके हैं। अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 10 को काटो मत क्योंकि इससे पॉइंट में निकालना आसान हो जाता है। तो 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 3 हासिल, 6 जगह 36 और 3 36 और 3 39 हो गया आपका। एक बार दोबारा 6 पंचे 30 का 0, 3 हासिल, 6 जगह 36 36 एंड 3 39 और होल अपॉन में 10 और ये हो गया कितना 73 माइनस p। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है p की, और p यहाँ माइनस में आ रहा है, अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या प्लस में हो जाएगा, तो p और इस तरफ क्या बचा 73 और अगर अब ये इस तरफ चला जाएगा कौन 39 जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 39 ही बचा ना, ये तो कट गया पूरा, तो -39 ये हो गया आपका। और यहाँ से p की वैल्यू आपकी हो गई क्या 13 में हो गया 4, घटा दोगे 73 में कितना 39 माइनस करना है, 13 में हो गया 4 और यहाँ बचा 8, 8 में 3 गया, सॉरी 8 कह रहा हूँ 6, 6 में 3 गया 3, तो कितना हो गया ये 34 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये p की वैल्यू एक वैल्यू चलो हमें निकल गई है। अब इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है क्या p प्लस क्यू बराबर 80, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 80। तो p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 34, q पता नहीं है, q ही तो निकालना है, तो ये क्या हो गया q की वैल्यू 80 माइनस 34, तो q की वैल्यू आपके हो गई क्या 10 में 4 गया 6 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 गया 4, ठीक है, तो ये q की वैल्यू हो गई। तो हैंस लास्ट में आंसर लिख देना है आपको, हैंस p इक्वल टू 34 और q इक्वल टू 46, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए टॉप ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस है और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से देखने पर, एज सीन बाय अ पर्सन ऑन द ग्राउंड इज सच दैट, इस तरह से देख रहा है कि जो वो एंगल थीटा है वो tan थीटा के साथ कितनी वैल्यू दे रहा है 5/12 दे रहा है। अब इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस जो होगा वो कहाँ पर होगा, ग्राउंड पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राउंड बना लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड पर एक लाइट हाउस है, चलो मान के चलते हैं ये हमारा लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस हमेशा क्या होगा, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर। अब ये 90 डिग्री पर यहाँ पर है तो 90 डिग्री का साइन हम यहाँ शो कर देंगे कि भाई ये ग्राउंड के साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरफ कर रहा है तो ये इस तरफ भी कितना 90 डिग्री ही बनाएगा, दूसरी तरफ लीनियर पेयर से,
क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होता है, तो इधर भी 90 होगा। अब बोला ये गया है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जो सीन किया जा रहा है, कि लाइट हाउस को सीन जो किया जा रहा है पर्सन ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट होगा। चलो मान के चलते हैं ग्राउंड पे यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से किसको देखा जा रहा है? टॉप ऑफ लाइट हाउस, टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगी यहाँ से? तो ये करके इस तरह करके जाएगा यहाँ पर, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। और ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है। तो ये एंगल ऑफ दिया हुआ है हमें, कितना? थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोला जाता है? अच्छा हाँ, ये चीज़ दिया हुआ है कि इस वाले में ये tan थीटा जो है, इस वाले रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 5/12 होती है। तो इसके करने के लिए ना इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं, और नाम इसलिए भी देना है ताकि हमें पता चल जाए कि लाइट हाउस कौन है। तो ये लाइट हाउस कौन सा था? ये परपेंडिकुलर वाला, इसका नाम हम दे देते हैं क्या? AB, ठीक है। हमने यहाँ सॉल्यूशन करना है और यहाँ लिख देना है कि लेट AB बी लाइट हाउस। AB जो हो गया ये आपका लाइट हाउस हो गया, और ये लाइट हाउस है। और इसके बाद जिस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट को चलो C मान लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इन ट्रायंगल कौन ABC tan थीटा की वैल्यू, और ये हमें दी गई है कितनी? 5/12 दी गई है। अब यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू 5/12 ये जो दी गई है आपको, यहाँ से क्या इक्वेशन निकाल सकते हो? क्योंकि tan थीटा आपको पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या यहाँ लिख दो, या इसको हटा करके मैं परपेंडिकुलर, इसको मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बेस कौन होगा? तो बेस हमें पता है किसे कहते हैं? जो रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे रहता है उसे हम बेस कहते हैं। और जो दूसरा वाला साइड है ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस तो हमें पता है कि 90 के जस्ट अपोजिट वाला होता है। तो यानी मैं tan थीटा के बदले मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना? परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका? AB, और बेस हो जाएगा आपका कौन? BC हो जाएगा। तो हम यहाँ से AB/BC = 5/12 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम क्या निकालें क्या नहीं, तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन में आगे हम पढ़ते हैं। तो बोला ये गया है कि व्हेन पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस, मतलब क्या? जब पर्सन आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, कितना डिस्टेंस? 240, और वो किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स द लाइट हाउस। मतलब पहले यहाँ पर था ये, अब इसके आगे ये बढ़ना स्टार्ट किया, मान लो इस पॉइंट पे आया, आगे बढ़ रहा है ये, और फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक जो उसने दूरी कवर करी है वो कितनी करी है? 240 कितना मीटर है? 240 मीटर। 240 मीटर पहुँचने गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 5 मतलब वही कोई एंगल ही होगा। इसको अलग से जैसे पहले थीटा से साइन किया था, यहाँ पर इसको 5 साइन कहते हैं, इसको 5 यानी कोई एंगल ही होगा। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार बनाते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे से टॉप पार्ट को देख रहा है इसको, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इन्होंने दिया हुआ है, वो उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये मैंने 5 का साइन डाल दिया, ठीक है। और हमें बस इतना दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितना है? 240 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है कि भाई जब यहाँ से यहाँ तक चला ये, मान लो इस पॉइंट का हमने नाम चलो रख दिया क्या? D पॉइंट रख दिया। इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं? इसको मैं यहाँ बेस से हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये पता तो चल गया कि पूरा तो बेस होगा। और यहाँ पर ये इसका नाम हम D पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि tan phi की वैल्यू 3/4। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या नाम है इस बार? ABD। इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में अब यहाँ तक देखो कि वही tan phi की वैल्यू दी गई है, कितनी? 3/4। तो tan phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हैं हम लोग। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इस ABD ट्रायंगल में? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB, और अपॉन में यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक? यहाँ वाला हिस्सा हो जाएगा कितना? BD हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप 3/4 रख दो।
अब यहाँ पर देखो कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन में आपने यहाँ पर बनाया था कि ए बी अपॉन बी सी और यहाँ पर 5/12। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो ये कौन सा चीज़ कॉमन है, ए बी है कॉमन, यहाँ भी ए बी देख रहे हैं और यहाँ पर भी ए बी देख रहे हैं। तो अब जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो हम यही ध्यान देते हैं कि कौन सा चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है, ताकि हम इक्वेशन बना सकें उससे। तो ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बनाया था, जो मैंने बोला था कि रुक जाओ जब ज़रूरत पड़ेगी हम काम करेंगे, तो हम इसको आगे और क्या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरो देना है कि मतलब इसी का अगला स्टेप है। और या मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जगह बना देता हूँ आपका, ये यहाँ ऐसे कर देता हूँ। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पर या डायरेक्ट ए बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि भाई अभी हमने सीखा कि ए जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला सारा चीज़ हटा देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर तो 5/12 भी रहेगा, ये बी सी इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जा कर के ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितना कि ए बी इक्वल टू 5/BC/12 हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही काम करना है, किसकी, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, तो कितना होगा, बी डी इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/BD/4। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि दोनों का LHS बराबर है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो इस हिसाब से ये वाला हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेगा, ये वाला 5/BC/12, 5/BC/12 इक्वल टू ए बी की यहाँ पर कितनी वैल्यू है इस वाले में, 3/BD/4, ठीक है। ये चीज़ निकल गया। अब ये चीज़ करने से होगा क्या कि हमें निकालना क्या था, इस चीज़ को भी ध्यान दे देते हैं। तो हमें निकालना था क्या कि क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, यानी ए बी की वैल्यू ही निकालनी है मुझे। तो ए बी की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब हम यहाँ पर बी सी या बी डी की वैल्यू कुछ निकाल लें। तो और एक चीज़ हमें और भी दिया हुआ था कि यहाँ पर ये देखो कि बी डी और डी सी हैं, तो हमें यहाँ डी सी की वैल्यू दी गई थी। तो देखो ये जो हमारा जो इक्वेशन ये वाला जो नया बना हुआ है यहाँ पर, जो कि आगे हमको यूज करना है, इसके लिए सबसे पहले एक दूसरा इक्वेशन देख लो कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो कि ये जो बी डी प्लस डी सी अगर करो तो ये पूरा क्या मिलेगा आपको, बी सी मिलेगा, पूरा क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। और बी डी और डी सी की वैल्यू तो हमें दी गई है, डी सी कितना है 240 है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमने निकाल लिया। एक ये वाला इक्वेशन यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, और दूसरा जो हम लोग बी डी और बी सी देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमने इन दोनों की मदद से यहाँ निकाला है, यहाँ पर बी सी और बी डी आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, बी सी और बी डी को सिंप्लीफाई करके या तो बी सी की वैल्यू बी डी के फॉर्म में निकाल देंगे या बी डी की वैल्यू बी सी के फॉर्म में निकाल देंगे, ताकि हम इस इक्वेशन में बी डी या बी सी की जगह पुट करके वेरिएबल कम कर दें और एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पर वो करने के लिए अब आपकी मर्जी है, या तो बी सी की वैल्यू निकालो या बी डी की वैल्यू निकालो। अब हमें यहाँ से क्या बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ वाली सारी चीज़ें दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/BD/4, ये पहले से जैसा है वैसे ही रख दिया, क्योंकि इसका साइड चेंज नहीं हुआ है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब बी सी के बाद ये क्या है 5 और 12, तो 5 उधर ऊपर में है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, और 12 यहाँ नीचे में है इस तरफ, तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा। यहाँ हो गया ये। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो बी सी की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 3 3 जा 9, 9/BD/5। ये एक इक्वेशन बन गया, मान लेते हैं ये थर्ड हो गया। और जो यहाँ पर आपको इक्वेशन बना था कि सिंस बी डी प्लस 240 इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन बना था, अब इसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, और ये जो इक्वेशन हमें बना हुआ है सिंस, और ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि बी डी प्लस 240 बी सी क्यों बना था। तो ये क्यों बना था, तो देख लो कि ये बी डी यहाँ से यहाँ तक, डी सी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा मिलकर क्या देगा, बी सी देगा। और यहाँ डी सी की वैल्यू हमें पहले से दी गई थी कितनी, 240, तो यही इक्वेशन उठा के हमने यहाँ रखा हुआ है। अब क्या करना है, आपने देखा कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन थर्ड है, बी सी की वैल्यू बी डी के फॉर्म में निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, बी डी को मैं बी डी ही रहने दूंगा, प्लस 240 रहने दूंगा, और इक्वल टू बी सी, बी सी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 9/BD/5। अब हुआ क्या कि अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों एक तरफ के हो गए, तो इन दोनों को एक तरफ कर दिया जाएगा।
तो मैं क्या करता हूँ 240 को इसी तरफ रख लेता हूँ, या आपके उस तरफ ले जाओ जो मर्जी है। 9BD/5 बस साइन का ध्यान रखना है। और यहाँ पर BD इस तरफ आ जाएगा, यहाँ प्लस था इधर माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है LCM 5, ये 9BD और माइनस का ये क्या 5BD, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करो 240 और इक्वल टू 9BD में से 5BD चला गया तो कितना प्लस का 4BD बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या आगे प्लस है, और होल अपॉन में यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है BD की, तो BD निकालने के लिए या तो वही डायरेक्ट यूज करो जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके साथ वाला चीज़ सारा हटा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं BD की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकालना चाहूँ, BD अकेले रख दिया इसको, तो 245 यहाँ नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, 4 ऊपर है तो यहाँ 1 के साथ 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। 4 × 4 और 4 × 6 = 24, ये 0 हो गया। 60 पंचे कितना आ गया 300 आ गया। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी BD बराबर 300 मीटर आ गया। अब BD क्या था, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देख लीजिए कि BD जो आपका यहाँ पर है ये हिस्सा, BD कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। BD आपका यहाँ से यहाँ तक है, और हमें क्या निकालना था, ये लाइट हाउस की हाइट निकालनी थी। तो इस डायग्राम को अगर दोबारा मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ये हिस्सा, तो यहाँ पर आपको क्या BD निकल गया है कितना, और मुझे निकालना है AB। तो AB से रिलेटेड कोई इक्वेशन देख लो, या वहीं पर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो AD का इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला है सेकंड इक्वेशन, कि AD की वैल्यू किस फॉर्म में दिया हुआ है, BD के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड से ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आपने ये लिखा, यही था ना सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में AB बराबर है, क्यों लिया हमने सेकंड, क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए थी AB वो यहाँ पर दिख रहा है, और जो आपने जिसकी वैल्यू निकाल ली है वो भी इसमें है। तो जो चीज़ चाहिए था वो ज़रूरत का हमें मिल गया 300, और अपॉन में कितना है 4 हो गया। अब यहाँ 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 4 × 4, 4 × 7 = 28, 30 में 28 गया तो हमारा कितना 2 बचा, और 4 × 5 = 20। तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 7 × 5 = 15 और 225 मीटर, यानी हाइट ऑफ किसकी, लाइट हाउस ये हो गया आपका क्या 225 मीटर, ये हो गया। ठीक है। इसके और पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा आपका, यानी ग्राउंड ही मान लेते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और इस पे क्या हो रहा है कि एक वर्टिकल टावर जो है वो स्टैंड कर रहा है। वर्टिकल टावर मतलब कि इस तरह से कुछ, तो ये हमने वर्टिकल टावर ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। और वर्टिकल टावर जो होगा हमें पता है ये ग्राउंड पे कैसे सिचुएटेड होगा, 90 डिग्री पे होगा, ये एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे हमने कर दिया। अब बोला ये गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो टावर है, इस टावर पे एक और चीज़ है क्या, फ्लैग स्टाफ, वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, जिसकी हाइट h दी गई है। यानी कि इसके ऊपर मैं एक फ्लैग और लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फ्लैग मान लिया हमने, और इसकी हाइट आपको h मीटर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले ना सबका नाम हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले टावर है, तो टावर को हमने टावर का एक टॉप पॉइंट A मान लिया और बॉटम पॉइंट B मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और फ्लैग का जो ये फ्लैग का बॉटम पॉइंट तो वही A ही हो जाएगा इसके साथ, और ये वाला पॉइंट आप इसको C मान लीजिए, यहाँ C लिख दिया आपने। अब आगे ये लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ। बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट A हो जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अल्फा दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, नीचे से देखा जा रहा होगा, तो नीचे से मतलब ग्राउंड से कहीं देखा जा रहा होगा, चलो यहाँ से देख लेते हैं, मान लो इस पॉइंट से, वो ABC हो गया, चलो इसको D मान लेते हैं। तो यहाँ से जब बॉटम को देखा जा रहा था, ठीक है, किसके बॉटम को, फ्लैग स्टाफ के बॉटम को। अब देखो फ्लैग स्टाफ का बॉटम बोलो या टावर का टॉप बोलो, बात देखिए। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका वो अल्फा दिया हुआ है आपका। और फिर आगे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है क्या, एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका जो है वो कितना है, बीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे से ही देखा जाएगा, तो नीचे से देखा जाएगा तो ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है क्या, बीटा बन रहा है, बीटा कोई एंगल होगा, ठीक है।
देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हाइट आपको निकालनी है, ये कैसे निकलेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हम ध्यान देते हैं कि हम राइट एंगल को पहले सिलेक्ट करते हैं, और राइट एंगल में हम ये देखते हैं कि उन दो राइट एंगल कम से कम मिल जाना चाहिए, और उनमें जो कौन सा साइड कॉमन है वो कॉमन साइड ढूंढते हैं और वहाँ से हम इक्वेशन बना के अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमको पता है कि टी रेशियोज़ यूज होगा फॉर्मूला वाला, लेकिन अब कौन सा टी रेशियोज़ होगा? हमारे पास टोटल 6 टी रेशियोज़ है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, ठीक है, कॉट, ये सब है। यूज कौन सा करेंगे? तो वो जानने के लिए हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो चीज़ हमें गिवन है और जो चीज़ हमें पूछा गया है वो एक्चुअली उस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है कि बेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें पूछा ये गया था फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर यानी ये, और अगर रेफरेंस एंगल जैसा कि आप इनको देख रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा को देख पा रहे हो, तो एक तरह से ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल का कॉमन साइड BD है, तो BD क्या हो गया? एक बेस हो गया, और ये बेस हो गया तो इधर वाला ये सारा हिस्सा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, फोर किस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए BCD के लिए ले लो, यानी परपेंडिकुलर और बेस वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि नहीं भाई हमको तो tan थीटा यूज करना है, क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टी रेशियो कौन सा यूज करना है, और दूसरा डायग्राम। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट ए बी को हमने क्या मान लिया है? टावर मान लिया है, ABB टावर, ठीक है। AB हमारा टावर हो गया, और फिर फ्लैग स्टाफ, फ्लैग यानी झंडा जो है हमारा वो आपने माना है AC, और जिसकी हाइट ये ऑलरेडी दी गई है H, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल चुनना है। तो सबसे पहले कोई सा भी ट्रायंगल देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा है आपको? एक तो कौन सा दिख रहा है आपको? ABD, और दूसरा कौन सा? CBD दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा काम करेंगे कि इन ट्रायंगल कोई सा भी ले सकते हो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लिया जाए? ABD ले लेते हैं हम लोग, नीचे वाला ABD, और यूज इसमें क्या करना है? tan थीटा का कंसेप्ट यूज करना है, tan। तो ABD में कौन सा एंगल लीजिएगा आप? तो ABD में अगर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? अल्फा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर tan अल्फा ले लिया जाएगा, और अल्फा लेने के बाद यहाँ पर हमारा पता है फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? AB हो जाएगा, और बेस कौन सा हो जाएगा आपका? BD हो जाएगा। ये हो जाएगा BD आपका बेस हो गया, और यहाँ से ये हो गई आपके tan अल्फ़ा की वैल्यू। tan अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अभी इक्वेशन क्या निकालना है? तो हमको पता है कॉमन कौन सा वाला हिस्सा आएगा दोनों ट्रायंगल में? BD वाला ही आएगा। BCD में देखो, चाहे ABD में तो BD आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? चुपचाप BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BD की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला चीज़ हटा देते हैं, लेकिन यहाँ BD नीचे में, हमको ऊपर में चाहिए ना, यानी कि 1/BD नहीं चाहिए हमें चाहिए BD। तो BD है तो इसका साइड चेंज करना पड़ेगा, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में चला जाएगा, और बाकी इधर AB बचा, और इस तरफ आएगा तो tan अल्फ़ा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली आप कर सकते हो। तो BD की वैल्यू आपको ये मिल गई है, AB अपॉन में tan अल्फ़ा। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा? BCD या CBD जो लिखे हैं, CBD में अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है कितना? ये वाला हिस्सा है बीटा, यानी यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या? tan बीटा, और tan बीटा वही क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। लेकिन CBD के लिए परपेंडिकुलर आपका पूरा कौन सा होगा? BC हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो BC आप ऊपर में लिखोगे, और बेस तो फिर वही रह जाएगा क्या? वही BD, यहीं से यहीं तक। तो ये हो गया आपका BD। तो फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे? BD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेम वही, चलो इस बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, जिनको नहीं आता है वो समझ जाए। BC अपॉन में BD यहाँ पर 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि tan बीटा इंटू BD, और ये हो गया आपका क्या? BC। और यहाँ से BD की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BC अपॉन में tan बीटा हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड क्यों देखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देख रहे हैं दोनों का जो LHS है ये भी BD है और इसका भी BD है, तो इस हिसाब से दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आया था क्या, AB अपॉन 10 अल्फ़ा, तो AB अपॉन 10 अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका BC अपॉन 10 बीटा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो वैल्यू हमें H दिया हुआ था वो H कहाँ पर यूज करें, तो H तो CA की वैल्यू है, H तो CA की वैल्यू है, और ये हिस्सा किस में आता है, पूरे के पूरे BC में आता है। BC को अगर आप देखो तो BC को आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस AC, यहाँ से यहाँ तक AB और AC यहाँ से यहाँ तक जोड़ के ऐसे लिखेंगे, और BC की वैल्यू फिर आपके पास क्या आ जाएगी, AB तो हमें पता नहीं है, तो AB और AC की वैल्यू कितनी है, H लिख देंगे हम। तो BC बराबर क्या है आपका AB प्लस H, BC बराबर AB प्लस H। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ कि सिंस हमारे पास BC की वैल्यू AB प्लस H है, तो ये इस वाले इक्वेशन में मैं पुट करूँ कि AB अपॉन में 10 अल्फ़ा इक्वल टू BC, ये BC जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, AB प्लस H और होल अपॉन में 10 बीटा। अब पूरा का पूरा ध्यान ये रहेगा कि मुझे H निकालना है। अब H निकालने के लिए क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आप जैसे एक्सचेंज करने सिखाया था वैसे कर दो। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सिखा देता हूँ, जैसे कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, तो AB इंटू में ये क्या हो जाएगा 10 बीटा हो जाएगा, और इस तरफ आपका ये क्या हो जाएगा, अब देखो दो टर्म है AB प्लस H, तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अल्फ़ा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा क्या AB 10 बीटा यहाँ पर। अब पता है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी होगा, ढंग से करना है, तो ये हो जाएगा क्या AB 10 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये प्लस क्या होगा H 10 अल्फ़ा। ये सबसे सिंपल तरीका है अगर कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यार। और पूरा ध्यान हमें इस पर रखना है कि मुझे निकालना क्या है, AB निकालना है। AB क्या है आपका, AB निकालना था ना, AB मतलब कि उस टावर की हाइट। तो AB निकालना है, तो ध्यान दो कि जिस जिस टर्म में AB है उसको अलग कर लेते हैं। तो AB एक यहाँ पर दिख रहा है, AB एक इसमें दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB वाले को एक तरफ कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू चाहिए उन सबको एक तरफ कर लेना, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। 10 बीटा हो गया, इस तरफ आएगा कितना AB, ये कितना हो जाएगा 10 अल्फ़ा हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा H 10 अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमारे मन करेगा कि भाई AB हमको अलग करना है, तो AB हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा आपका 10 बीटा और माइनस यहाँ पर 10 अल्फ़ा, और ये H 10 अल्फ़ा इधर रह गया। तो बस अब कुछ नहीं, AB की बस वैल्यू निकाल दीजिए। तो AB बराबर क्या हो जाएगा H 10 अल्फ़ा और होल अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, हाइट ऑफ टावर की। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि यार हमारी जो वैल्यू आई कोई प्रॉपर रियल नंबर टाइप में तो नहीं आया, लेकिन हाँ जिन भी वैल्यू में आया, ये जैसे H वेरिएबल में आया, अल्फ़ा में आया, बीटा में आया, अल्फ़ा में आया, ये वही वेरिएबल हैं जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था। हमें ये सब चीज़ दिया हुआ था कि जो देख लो यहाँ पर कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक अल्फ़ा था और एक आपका बीटा था, और हाइट जो थी वो H थी। तो जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में मेंशन हो और हमारा फाइनल आंसर उन वेरिएबल के फॉर्म में रह सकता है, लेकिन उस वेरिएबल के फॉर्म में नहीं रह सकता जिसमें जो वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं कि मान लिया जैसे इसकी टावर की हाइट x है या y है, अगर हमने एज्यूम किया होता तो फाइनल आंसर में हमारा वो वेरिएबल कभी नहीं रहना चाहिए। वेरिएबल फाइनल आंसर में वही वेरिएबल जो है एप्लीकेबल है जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।